इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह का जो पुस्तक है, जो 6 से 12 तक, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन निचोड़ मिल जाएगा, जो कि वन लाइनर होगा। जो छात्र सभी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आप लोगों के सामने, जैसे कि देख सकते हैं, ये किताब जो है महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा और कुणाल वर्मा के द्वारा निकाला गया था। ये लगता है लमसम में सभी लोग पढ़ते हैं। जो इस बुक को, वन लाइनर को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो वन लाइनर होगा, जो 6 से लेकर के 12 तक होगा। आइए हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हम लोग जान लेंगे बहुत अच्छे से। जो जिन्होंने तैयारी करते हैं, आज देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है, वन लाइनर होगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा A.O. होम। कौन हो जाएगा? A.O. होम। आगे देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन? कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 की। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स बतला देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था? 1885। इसका पहला बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई में हुआ था। इसका मुंबई कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली अधिवेशन हुआ था, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक हुआ था। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिएगा। इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी पूछ रहा है तो सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वही चंद्र चटर्जी। इसी को बोलते हैं WC बनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? WC बनर्जी। क्या बोलते हैं? WC बनर्जी। आगे देखिएगा, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। कहाँ देखिएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। लेकिन उस समय पुणे में होगा तो बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित की गई थी। कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो पुणे में हुई थी, आयोजित की गई थी, वहां पुणे में होगा तो प्लेग नामक एक बीमारी फैल चुकी थी। कौन सी बीमारी फैल गई थी? प्लेग नामक। कौन सा? प्लेग नामक बीमारी फैल चुकी थी। इसी को देखते हुए वहां बीमारी फैल जाने के कारण वहां का अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। और रद्द करने के बाद वहां पे आपको उठा करके, यानी पहला अधिवेशन उठा करके मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? तो हमने आपको डिटेल्स में बतलाया था। कहाँ? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक की गई थी। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। आगे देखिएगा, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? यानी कह रहा है कि स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन होगा था? लॉर्ड डफरिन। इस कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। आगे देखिएगा, कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बनाते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। कौन उड़ाया था मजाक? तो वो है लॉर्ड डफरिन। कौन है? तो लॉर्ड डफरिन। आगे देखिएगा, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम
होगा था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। क्या रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। बाद में दादा भाई नौरोजी, कौन? बाद में दादा भाई नौरोजी होगा था। सुझाव का इसका नाम परिवर्तन करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम सबसे पहले क्या दिया गया था, तो आप लोग को होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था प्रारंभ में, लेकिन बाद में इसे दादा भाई नौरोजी, कौन? दादा भाई नौरोजी, इसको सुझाव के नाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, उस समय इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसे चेंज कर करके क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम होगा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर होगा था प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर होगा था प्रार्थना, याचना और तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिएगा, लाल बाल और पाल त्रिभुज में कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना था? यानी लाल बाल पाल। कौन? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल और हो गया था त्रिभुज में कौन सी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला राजपत राय। आप लोग को पता होना चाहिए, लाल हो गया था, लाल हो गया लाला राजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों त्रिभुज के थे, उसमें से कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो लाला राजपत राय। आगे देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसे अध्यक्ष नहीं चुना गया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता था जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक, जिसको लोकमान बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने होगा था अभिव्यक्त किया था? यानी कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर के रहूंगा। यानी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। कहा किया गया था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। कहाँ किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। डेट याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यदि हम मेढक की तरह हर वर्ष केवल एक बार होगा था टकराएंगे तो भारत को कोई सफलता नहीं मिलेगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहा था। याद रखिएगा, क्या कहा था? तो कह रहा है कि यदि हम मेढक की तरह हर वर्ष केवल एक बार टकराएंगे तो भारत को कोई सफलता नहीं मिलेगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख तथ्य है, कौन कौन सा है? तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला कौन था, तो यहाँ पे आप लोग को बतला सकते हैं यहाँ पे कि प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। आगे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो है सरोजिनी नायडू। यानी कहने का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख जो तथ्य है, आपको पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। कहने का मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में फंसिएगा नहीं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ और पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को कुछ और है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो है एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। इसी में अगर पूछेगा घुमा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो वो है सरोजिनी नायडू। आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा, कांग्रेस होगा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान। यानी कहने का मतलब है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और नहीं यह उसके सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। आगे देखिएगा, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? वो हो गया था, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति से सहयोग करना। तो कौन कहा था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन कहा था? तो लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे आप याद रखिएगा, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। इसी को घुमा करके क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है या किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन। छोटी सी चीजों को याद रखिएगा, इतना लंबा भी याद में रखिएगा। तो यहाँ पे कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ये बात स्टेट को परसेंटेज को याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन वहां पे हल हो जाएगा। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। आगे देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थिति नहीं थे। आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल उपस्थिति नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन नहीं शामिल थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924, डेट याद रखिएगा जरूर से, कितना? 1924। यहाँ पे डेट बताया गया 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक बार ही अध्यक्षता किया था कांग्रेस का? वो है बेलगाम अधिवेशन। कहाँ पड़ता है बेलगाम? तो कर्नाटक। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अधिवेशन किया गया था बेलगाम अधिवेशन, वो कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कब किया गया था? तो 1924 में। इसमें तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन घुसा हुआ है। पहला क्वेश्चन यही कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता केवल किया था? मात्र एक बार किया था। कहाँ किया था? तो बेलगाम के कर्नाटक में किया था। कब किया था? तो 1924 में। याद रखिएगा। आगे देखिए, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये है सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में ही पूछ चुका था। ये क्वेश्चन टीआरई 1 में ये क्वेश्चन पूछ चुका था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, क्या पूछा गया यहाँ पे? हरिपुरा कहाँ किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे देखिएगा, 1938 के बाद देखिएगा, एक वर्ष के बाद 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता कौन किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के पद से इस्तीफा दे देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? तो बतलाइएगा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया था। कब किया था? तो 1939 में। इसमें दो क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा। पहला था क्या चीज यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 1938 में, यहाँ पे 1938 में पढ़े थे, वो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसको अध्यक्षता करता है दादा भाई यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। कहाँ किया था? हरिपुरा अधिवेशन में। और फिर यहाँ पे बात आ रही है कि 1939 में, ठीक एक साल बाद 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यानी दौरान सुभाष चंद्र बोस बस इस्तीफा दे देता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे, कांग्रेस की अध्यक्षता के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय। ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी कब? तो 19वां बीपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, कौन किया था? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो वो है लाला लाजपत राय। सिर्फ यहाँ पे याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। और देखिएगा आगे, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना है। क्या कर देना है? समाप्त कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन आएगा आपसे कि स्वतंत्रता के बाद, पश्चात मतलब होता है बाद,
स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, किसने कहा था? तो वो कहा था महात्मा गांधी। कौन कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक ठौर दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बाद में यानी स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए था? समाप्त। किसने कहा था? महात्मा गांधी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जेबी कृपलानी को। क्या कहा? किसको बनाया गया था? जेबी कृपलानी को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जेबी कृपलानी के। यानी पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो जेबी कृपलानी। इस अधिवेशन में आगे देखिएगा कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समझौता माना गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और माना गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी मुस्लिम हो गया था अध्यक्ष समझौता? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पे देखिएगा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिले थे? तो वो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916। यहाँ पे क्वेश्चन फिर तीसरा घुमा के पूछेगा कि 1916 में कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था? तो वो लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गया था। समझ में आई बात? और हिंदू मुस्लिम यानी कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम यानी मतलब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 फुट हो गया था। उस समय के बाद जाकर के मिला था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में मिल गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। आगे देखिएगा कि कह रहा है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को। किसे चुना गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को। करे लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि लगातार 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 6 वर्ष तक हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और ये क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले ही बतला दिया था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार हम टकराएंगे तो भारत को कोई सफलता प्राप्त नहीं होगा। कौन कहा था? तो आप लोग याद होना चाहिए, पहले ही बतला दिया था, बाल गंगाधर तिलक। ये थे हम लोगों को क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन होगा तो हम देख लेंगे। हमारे वीडियो पे आप नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। ये जो हम आज आप लोगों को वीडियो जो शेयर कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो सार संग्रह है, जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो 1 लाइनर है उसी को आज हम प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं। आप लोग जल्दी इस प्रैक्टिस में आप लोग देख कर लीजिएगा वीडियो को पूरा, तो आप लोगों को पूरा रिवाइज हो जाएगा। बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आप लोग वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा, नहीं तो आप इधर उधर घूरते फिरते रहिएगा, आपकी तैयारी सही नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि एक वीडियो देखें, अच्छे से देखें, आप वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा। आगे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये देखिए आज हम लोग का टॉपिक होगा दूसरा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास कब की गई थी? तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है? तो पी मित्रा यानी प्रथम नाथ मिश्रा। इसी को पूरा नाम है प्रथमनाथ मिश्रा। आगे देखिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। कौन किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी।
राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अभी हाल ही में जो 23 मार्च, आज कितनी तारीख है? तो 25 तारीख आज है। तो 23 तारीख यानी 2 दिन पहले, यानी आप जाइएगा तो इसी का दिवस मनाया गया। किसको किसको दिवस मनाया गया? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में की गई थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में जब दरोगा का परीक्षा हुआ था उसी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो गया था रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कानपुर में की गई थी। आगे ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी चढ़ाया था? यानी कह रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी चढ़ा दिया गया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। कहा? रामप्रसाद बिस्मिल को। आगे देखिएगा, आगे कांग्रेस हो गया था काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र का हो गया था किस वर्ष कांड हुआ था? तो 1925 में हुआ था। आगे देखिएगा कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। यानी वर्ष 1928 में हो गया था चंद्रशेखर आजाद द्वारा हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद का बहुत दिलचस्प कहानी है। यही चंद्रशेखर आजाद ने ही कहा था कि हम अंग्रेजों की बंदूक की गोली से नहीं मरेंगे। और ये चंद्रशेखर आजाद भाग भाग कर के वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जाती है और वहां उन्हें अंग्रेजों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर चंद्रशेखर आजाद ने ही अपनी बंदूक से अपने ही गोली से मार लेते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ गोली मार ली थी? तो वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? विनय दामोदर सावरकर ने किया था। कौन कहता? विनय दामोदर सावरकर ने किया था। लखनऊ समझौता पिछले हम पढ़े थे। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। आगे देखिएगा, यानी कहने का मतलब है कि लखनऊ का जो समझौता हो रहा था 1916 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम का, तो उसका विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। जो मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय का हमने किया था? आप लोगों को याद होना चाहिए। कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। प्रथम महिला क्रांतिकारी हो गया था जिछान समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करने का समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई गई थी बीना दास के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई था? बीना दास। आगे देखिएगा, चटगांव शास्त्र पर धावा किसने होगा था दावा? चटगांव शस्त्र सागर पर होगा था दावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन। कौन किया था? सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, अशफाक उल्लाह खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए फांसी पाने वाले प्रथम होगा था रिकॉर्डेड मुस्लिम है। यानी कह रहा है कि अशफाक उल्लाह खान कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। ये काकोरी डकैती कांड से जुड़ा है। अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी है ना, ये दोनों मिल करके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी है ना, ये लोग जो तीनों थे होगा था काकोरी डकैती काम से जुड़ा है। तो पहला कंपार्टमेंट का ताला तोड़ने वाले पहला मुस्लिम यही था जो फांसी पे चढ़ाया गया था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा था पहला मुस्लिम क्रांतिकारी का नाम बतलाइए जिन्होंने देश के लिए फांसी पे चढ़ा था, वो है अशफाक उल्लाह खान। आगे देखिएगा, क्यों? तो काकोरी डकैती कांड में ये लोग शामिल थे और इसीलिए अंग्रेज ने इसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया था। आगे देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होगा था सबसे कम आयु में शहीद पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो है खुदीराम बोस। कौन है? खुदीराम बोस। यानी 15 साल की आयु में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जो स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन
वन लाइनर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। जिन्हें सार संग्रह पढ़ने की तथा तैयारी करने का अच्छा मौका है वो सार संग्रह को अच्छे से रिवाइज कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा टारगेट की जाती है। आगे देखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे देखिएगा, होगा था बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण होगा था सहाय कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? तो वो पूर्वी बंगाल में हुआ था। पूर्वी बंगाल में हुआ था। बर्रा डकैती कहाँ हुआ था? तो पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। याद रखिएगा, क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वो है बीडी सवरकर। अभिनव भारत एक पत्रिका था, इसके द्वारा चालू किया गया था। जो गुप्त क्रांतिकारी था वो है होगा था बीडी सवरकर। अगर देखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अलीपुर षड्यंत्र होगा था किसके मामले में अरविंद घोष को और अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। यानी अलीपुर षड्यंत्र केस का जो मामला था वो होगा था अरविंद घोष को बचाव किसने किया था? तो वो है होगा था चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास। अलीपुर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस से जुड़ा कौन था? तो अरविंद घोष था। उसका बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, आगे देखिएगा, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतिन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। युगांतर पार्टी की होगा था नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतिन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। आगे देखिएगा, बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के होगा था अनुशीलन समिति नामक एक होगा था गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया था। यानी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो वरिंद्र कुमार घोष। कहाँ किया था? तो बंगाल में। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। आगे देखिएगा, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? यानी जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। कहाँ? लाहौर षड्यंत्र केस में। आगे देखिएगा, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता होगा था संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास को। यानी भूख से होगा था, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो जतिन दास को हुई थी। आगे देखिएगा, भारत के प्रमुख संगठन, यानी कुछ भारत के प्रमुख संगठन है ना, भारत के कुछ प्रमुख संगठन के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। आगे देखिएगा, संगठन हो गया होगा था, यहाँ पे संगठन हो गया, स्थापना हो गया और संस्थापक हो गया। मित्र मेला 1899 में। मित्र मेला कब हुआ था? 1899। देखिएगा यहाँ पे मित्र मेला 1899, विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। याद रखिएगा कि मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुआ था। विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ये दोनों किया था संस्थापक। आगे देखिएगा, भारत माता सोसाइटी 1904 में स्थापना हुआ था। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुआ था। संस्थापक हो गया था अजीत सिंह और अंबा प्रसाद। कौन थे? अजीत सिंह और अंबा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति, यानी ढाका कहाँ पड़ता है? तो ढाका भी बांग्लादेश में है। तो ढाका अनुशीलन समिति 1905 में पी मित्रा और पुलिन दास। आगे देख लीजिएगा, अभिनव भारत कब हुआ था? तो 1904 में। कौन किया था? बीडी सावरकर। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अभिनव भारत किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 1904 में हुआ था, बीडी सावरकर के द्वारा। आगे देखिएगा, अभिनव भारत में क्या? अनुशीलन समिति 1907 में नवीन कुमार घोष, जितेंद्र नाथ होगा था बनर्जी, प्रमोद मिश्रा, मिलन और होगा था सिकम बोस। आगे देखिएगा, युगांतर अंजुमे होगा था मुहिबाने वतन 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। इसका संस्थापक डी घोष, जितेंद्र दत्त और सरदार अजीत सिंह। आगे देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान पढ़े थे इससे पहले हम पढ़ के गए हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में से होगा था कौन? सत्येंद्र नाथ सन्यान, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी। आगे नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कौन किया था? तो भगत सिंह। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद। यानी इसमें से इंपॉर्टेंट, नौजवान सभा के अध्यक्ष 1926 में भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापना इसका कौन था? तो चंद्रशेखर आजाद। आगे देख लीजिए, इसका एक छोटा लाइन है, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। होगा था
तरंग आंदोलन को होगा था रानी होगा था गोल्डियो ने प्रारंभ किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। अभी हम लोग तीसरा चालू करते हैं, है ना, तीसरा चालू करते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह होगा था 6 to 12th वन लाइनर पढ़ रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये महेश कुमार बर्नवाल और होगा था कुणाल वर्मा के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है वही, उसी से हम आप लोगों को वन लाइनर पढ़ा रहे हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन चालू करते हैं। पहला है कि बंगाल का विभाजन किस व्यवसाय के कार्यकाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किस व्यवसाय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? होगा था कब प्रभावी में? बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 है। कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। ये देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन फंसिएगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन समझने की बात है। यहाँ पे कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी में आई थी, प्रभावी में। और यहाँ पे देखिएगा 20 जुलाई 1905, कितना? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया, यानी 20 जुलाई को निर्णय हो गया था कि बंगाल विभाजन को घोषणा कर देना है, होगा था, जिसके विरोध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में प्रारंभ किया गया था। बैठक के ऐतिहासिक बहिष्कार किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय किया था, यानी घोषणा हो चुका था, लेकिन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। और कहने का मतलब है कि 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल अधिवेशन में पहली बार बैठक हुई थी बंगाल विभाजन को लेकर के 1905 में। क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। आगे देखिएगा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बंगाल का विभाजन मुख्यतः होगा था किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो बंगाल राष्ट्रवाद की भावना को होगा था दुर्बल करने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल्स में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय क्या हो रहा था बंगाल में? क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। वहां पे राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ चुका था। सब एक हमारे देश को आजाद करवाने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे, हिंदू मुस्लिम। इसी को देखते हुए राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन को लाया गया था। कब? 1905 ईस्वी में। और उन्होंने बंगाल का विभाजन ऐसा किया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। इसी को जब बांटा गया तो यहाँ पे राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया था और अंग्रेजों का ये सफल रहा था बंगाल विभाजन। आगे देखिए हम लोग फिर यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जो आप लोगों को यहाँ पे समझने की बात है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। एक देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। एक पश्चिमी बंगाल हो गया और दूसरा पूर्वी बंगाल। अभी बात आ गई ना। देखिए पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था वो दो खेमों में बांट दिया था। क्यों बांटा था? आप लोगों को रीजन पता चल गया, क्योंकि वहां पे बंगाल में क्या था कि यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ चुका था हमारे देश में। और इसी को देखते हुए अंग्रेजों को यहाँ पे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था, ताकि हम लोग हिंदू मुस्लिम को जब तक अंग्रेज नहीं तोड़ सकता था, जब तक बंगाल विभाजन नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या हुआ कि बहुमूल्य संख्या की जो आबादी वहां थी उन्हें दो खेमों में बांट दिया। एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल को बांट दिया गया। पश्चिमी बंगाल में एक खुद बंगाल था, बिहार और उड़ीसा ये दीवान था। हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पश्चिमी जो बंगाल था वहां पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग किया, जिसमें हिंदू की आबादी बहुमूल्य क्षेत्र में था। और यहाँ पे पूर्वी बंगाल, जैसे पूर्वी बंगाल यानी बंगाल आधा हो गया, और असम ये जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। यानी कहने का मतलब है, अभी हम आपको को बतलाया कि यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया, इसलिए इन्हें दो खेमा में बांटा। ऐसे
एक है पश्चिमी बंगाल, दूसरा है पूर्वी बंगाल। आप लोग यहाँ पे अगर डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बतला देता हूँ कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, उन्होंने बहुत दिमाग से किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को बांटा, जिसमें पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से स्टेट थे तो याद रखिएगा, एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जो थी वो हिंदुओं की बहुमूल्य आबादी थी। और दूसरे पूर्वी बंगाल को बांटा तो पूर्वी बंगाल में एक हो गया था पूर्वी बंगाल खुद, यानी बंगाल का कुछ हिस्सा खुद, और बंगाल का पश्चिम में बंगाल का हिस्सा कुछ। तो यहाँ पे पूर्वी बंगाल और असम को दो स्टेट था, वहां पे मुसलमानों की जनसंख्या बहुत थी और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या थी। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और रट करो की नीति अपनाया था। क्यों अपनाया था आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ चुकी थी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा वंदे मातरम हो गया था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रेरक गीत है? वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत है? तो स्वदेशी आंदोलन। यानी हम लोग पढ़े थे स्वदेशी आंदोलन का हुआ था तो 1905 में पढ़े ना स्वदेशी आंदोलन, कलकत्ता के टाउन हॉल अधिवेशन पढ़े ना स्वदेशी में। तो कहने का मतलब है कि वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत था? तो स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई वंदे मातरम कौन सा गीत है जी? भारतीय कौन सा गीत है? राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है? तो ये राष्ट्रगीत है, जबकि राष्ट्रगान नहीं है। राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो वंदे मातरम 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय को प्रेरित गीत था जो वंदे मातरम, जो स्वदेशी आंदोलन था। आगे देखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, इसका विरोध किया था बंगाल का। आगे देखिएगा, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर सैयद हैदर राजा ने किया था। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन को देखिए यहाँ पे विरोध करने वाला यानी कौन थे? तो एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और कहा तो बंगाल में ही है ना। और यहाँ पे दिल्ली में स्वदेशी कौन? सैयद हैदर राजा ने किया था, दिल्ली में। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो होगा था चिदम्बरम पिल्ले। यानी कहने का मतलब है मद्रास, कहाँ मद्रास पड़ता है? मद्रास चेन्नई तमिलनाडु। यानी मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का होगा था नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, पिल्ले। आगे देखिएगा, होगा था ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश होगा था वस्तुओं को होगा था बहिष्कार को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1905 में। आगे देखिएगा, ब्रिटिश पत्रकार होगा था HW होगा था नेविल किस आंदोलन से जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार होगा था HW नेविल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी। आगे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि 16 अक्टूबर 1905 कितना 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। क्या चीज मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर महत्व बंगाल में इस दिन को राष्ट्रीय होगा था, इस दिन को राखी दिवस के रूप में होगा था मनाया गया था। कौन सा? राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। कहने का मतलब है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। जब कहने का मतलब क्यों मनाया गया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग जान रहे हैं कि बंगाल में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय काफी होगा था शोक दिवस मनाया गया था। तो उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर होगा था संपूर्ण बंगाल में उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। कहने का मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक मैसेज दिया था बंगाल वालों को कि उस दिन पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया जाए। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है होगा था अरुणडेल समिति का सुझाव पर 1911 में किस समिति के सुझाव पर? अरुणडेल समिति के सुझाव पर होगा था वर्ष 1911 में बंगाल को पुनः होगा था एकीकृत कर दिया गया। बंगाल को पुनः एकीकृत कर दिया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1912 में बना।
पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दिल्ली जो भारत की राजधानी तो अभी बना था 1912 के बाद बना था, लेकिन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो वो कोलकाता थी। कहाँ थी, तो कोलकाता थी। तो कहने का मतलब है अरुणडेला समिति के अनुशंसा पर, किस देखिए यहाँ पे अरुणडेला समिति के अनुशंसा पर सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकृत कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया 1911 में, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। आगे देखिएगा यहाँ पे, इसको आज कवर कर लेते हैं पूरा, है ना, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन आज पूरा कवर कर लेते हैं। इसके बाद आप हमारे देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो अगर लंबी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि अगर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो शॉर्ट के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वीडियो लंबी तो होगी लेकिन आपको बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि यह वीडियो वन लाइनर है, क्विक रिवाइज है ना, एनसीईआरटी पे आधारित है। जो सार संग्रह जो वन लाइनर है, जो 6 से 12 तक दी हुई पुस्तक है महेश कुमार बर्नवाल का और कुणाल वर्मा का। ये सारे कॉम्पिटिटिव जो अच्छे भी लोग हैं ना, जो नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, वो सार संग्रह ही पढ़ते हैं, क्योंकि जब रिवाइज का जब वक्त आता है तो सबसे पहले क्विक रिवाइज के ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक होती है तो क्विक रिवाइज करनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो छोड़ करके जाइएगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं कि पूरी वीडियो देख करके ही आपको क्विक रिवाइज जल्दी हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को होगा था कृषक होगा था मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब है 1905 का जो बंगाल विभाजन, जो स्वदेशी आंदोलन को किसको कृषक और मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब है इसका कोई समर्थन मुस्लिम और कृषक ने इसे नहीं किया था। आगे देखिएगा, होगा था भारत का प्राचीन होगा था कला होगा था परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन होगा था सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देखिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी फिर से जन्म देने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था, तो होगा था किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन। आ गई ना बात, स्वदेशी आंदोलन 1905, याद रखिएगा कब, 1905 स्वदेशी आंदोलन कहाँ, तो कलकत्ता के टाउन हॉल अधिवेशन में, है ना, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। किस कारण हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के कारण होगा था स्वदेशी आंदोलन हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सीधा सर्वप्रथम होगा था कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल में, है ना, कहा, तो बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार, मतलब कहने का मतलब है कि बंगाल में जितनी भी ब्रिटिश वस्तुएं होगी सारा चीजों को बहिष्कार कर देना है, जो भी चीज हो, है ना। सुझाव दिया था वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कौन दिया था, कृष्ण कुमार मित्र। वर्ष 1905 में बंगाल का होगा था पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे, वर्ष 1905 में बंगाल होगा था पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र ने थे, होगा था कृष्ण कुमार मित्र। यानी 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी, एक संजीवनी पत्रिका निकलती थी, क्या निकलती थी, पत्रिका, उसका नाम था संजीवनी, कौन था, कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। आगे देखिए, स्वदेशी होगा था बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, स्वदेशी होगा था बांधव समिति की स्थापना किसने किया था, यशवनी कुमार दत्त ने किया था। कौन किया था, यशवनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, देखिएगा यहाँ पे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की होगा था रचना आगे चल करके 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। कहने का मतलब है कि स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखी थी जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। क्या था, तो अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में अभी वर्तमान में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है ना। क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब लिखी गई थी, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला, जो 1971 में, कब, 1971 में
1971 में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा हम ना बांग्ला 1965 के युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान और है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ था 1971 में बांग्लादेश को आजादी हुई 1971 में बांग्लादेश की आजादी हुई और उसी का राष्ट्रगान यानी किसका अमार सोनार बंगला कौन अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का काची राष्ट्रीय गीत रहा। आगे देखिएगा 1905 के कांग्रेस के बनारस हिंदू कह रहा है कि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कहने का मतलब है कि 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन यानी पूछेगा आपके कि 1905 का बनारस के अधिवेशन है ना कांग्रेस का जो हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन यहाँ पे एक और घुमा के पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया था? तो 1905 में। कौन सा अधिवेशन? तो बनारस अधिवेशन। आगे देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल था केमिकल स्वदेशी बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने किया था? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905। आगे ना बात यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया था। कहने का मतलब है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, है ना। लेकिन उसे रद्द कब किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल विभाजन 1905 में किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन कब? 1905 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। किस गवर्नर के शासनकाल में कब रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में रद्द कर दिया गया था। आगे देखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब भारत में जब आ रहे थे, है ना, 1911 में तो इन्हें स्वागत किया गया था, दिल्ली में भव्य दरबार में इन्हें स्वागत किया गया था। और उसी समय उन्होंने हार्डिंग ने द्वितीय ने 3 निर्णय लिया था। एक, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, है ना, और बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा लिया गया था। दिल्ली पे भव्य आयोजन किया गया था और बहुत रुपया इसमें खर्च की गई थी, है ना। आगे देखिएगा स्वदेशी आंदोलन का आलोचक पूर्व और पश्चात मध्य बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कहने पर स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा हो गया था पूर्व व पश्चात के मध्य हो गया था एक बेहतर संबंध हो गया था का समर्थक कौन करता था? रविंद्रनाथ टैगोर। देखिएगा आगे कि बंगाल विभाजन के समय, है ना, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? एंड्रूज फ्रेजर। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर के शासनकाल में ही बंगाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो हो गया था सर एंड्रूज फ्रेजर था। आगे देखिएगा स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के समर्थक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के समर्थक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे हम लोग आज देख लेते हैं मुस्लिम लीग। चौथा देख लेते हैं, है ना, चौथा देख लेते हैं मुस्लिम लीग एवं मार्लो इनके सुधार। क्विक रिवीजन हम करवा दे रहे हैं आप लोगों को। वन लाइनर है किसका? तो सार संग्रह का। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहे। वन लाइनर अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगी, रिवाइज होगी, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग पढ़े सब हैं लेकिन रिवाइज की भी जरूरत पड़ता है बार बार। कहने का मतलब है निशान आप थर्ड लाइन में क्या कहा कि अगर किसी गेंद को आप अगर दीवार पे जितना जोर मारिएगा उतना कम बैक होगा यानी वापस आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करिएगा तो आपको अच्छा से अच्छा आपको तैयारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि कहने का मतलब है कि एग्जाम में जाने के बाद वहां पे
वहां पे बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती है। इसीलिए आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी जो सार संग्रह जो 6 से लेकर 12 तक जो वन लाइनर है उसी से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत होती है, इसलिए मैं आप लोगों को छोटा सा एक कमेंट बॉक्स में होगा था अंतर का जवाब जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप लोगों को अच्छा लगता है और वीडियो का अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे बॉक्स में कमेंट में लिखें, हम इसी तरह वीडियो और लाएंगे। आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहता है तो हमारी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम वीडियो द्वारा डाल सकें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुई थी 1906 में। कहाँ हुई थी, तो 1906 ढाका में। क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में। कब हुई थी, तो 1906 में। ढाका कहाँ, तो बांग्लादेश अभी वर्तमान में है। आगे देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे कुछ आगे देखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन, यहाँ पे बोल रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कौन थे, तो आगा खान, सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना। कहने का मतलब है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था, तो आगा खान, सलीमुल्लाह खान और मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखिएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आगा खां। आगे देखिएगा वर्ष 1907 में हो गया था मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी, कराची में। 1907 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराया गया था। आगे मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई की गई थी। मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन मंडल किस वर्ष का आयोजन किया गया था, तो अमृतसर के 1908 ईस्वी में, अमृतसर अधिवेशन में। आगे देखिएगा कह रहा है कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में। देखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन, यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ का हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। यहाँ पे एक अधिवेशन होगा, यहाँ पे वर्ष होगा, यहाँ पे स्थान होगा। इस लाइन में देख लीजिएगा, प्रथम अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। 1906, 7, 8 लगातार, ढाका, कराची, अमृतसर, है ना। 6, 7, 8 प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में, है ना। मैं फिर से बतला देता हूँ, प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में, दूसरा अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में, और तीसरा अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन होगा था 1908 ईस्वी में अमृतसर में। यानी कहने का मतलब है ऐसा, अगर ऐसे भी आप लोग सीरियम से याद रख सकते हैं, याद करने में भी आराम हो सकता है। 1, 2, 3 यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 1906, 7, 8 ढाका, कराची, अमृतसर। कहाँ, ढाका, कराची, अमृतसर। आगे देखिए 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लिए हो गया था शाखा लंदन में स्थापित किया गया था, अमीर अली के द्वारा। यानी कहने का मतलब है 1908 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की हो गया था एक शाखा लंदन में स्थापना हुई थी। यानी मुस्लिम लीग को संचालन यानी बेहतर बनाने के लिए एक शाखा खोला गया था लंदन में, किसके, अमीर अली के द्वारा हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस नाम से भी जाना जाता है, मॉर्लो मिंटो सुधार। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत हो गया था शासन अधिनियम 1909 किस नाम हो गया था अन्य नाम से जाना जाता है, मॉर्लो मिंटो सुधार। 1909 में जो हुआ था मॉर्लो मिंटो सुधार, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है ना। मॉर्लो मिंटो सुधार ये मुसलमानों से जुड़ा है। मॉर्लो मिंटो सुधार में आप लोगों को जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो बतलाएंगे इस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम आ गया ना, भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया था, मुसलमानों के एक पृथक निर्वाचन का मांग किया गया था, यानी अलग से मुस्लिम वोटिंग करेगा, है ना। आगे देखिएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, है ना, इंडियन हो गया था काउंसिलिंग एक्ट 1909 में हो गया था प्रकाश में प्रतिनिधित्व की अध्यक्षता कौन किया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, है ना। यानी कहने का मतलब है इंडियन हो गया था काउंसिलिंग एक्ट, इसका देखिएगा मॉर्लो मिंटो सुधार, है ना, हो गया था पृथक निर्वाचन, और इंडियन काउंसिलिंग एक्ट
ये जो आप बोल रहे हैं ये तीनों 1909 ईस्वी में हुआ जो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब है किसी भी एक कम्युनिटी को आप एक नजरिया से नहीं देख सकते हैं। वही था 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हो गया था, प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रही है, जितने भी हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 1909 के सुधार 1909 के सुधार बिल के पृथक निर्वाचन को स्वीकार हो गया था, कर लिया गया। द्वि सिद्धांत होगा तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का परिणाम माना जाता है। यानी कहने का मतलब है द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब एक राष्ट्र नहीं द्विराष्ट्र का सिद्धांत माना जाता है। 1909 में जब पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी तब, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। याद रखना कि पृथक निर्वाचन का क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा किया गया होगा, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, प्रोफेसर मिंटो के द्वारा। यानी कहने का मतलब है याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी। यानी कौन कहा था, तो प्रोफेसर मिंटो, यानी मिंटो ने कहा था कि आप जो पृथक निर्वाचन जो आप बना रहे हैं तो एक ऐसा बीज रोप रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। कौन कहा था, तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई थी। आगे देखिएगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, मॉडल मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम में, मॉडल मिंटो सुधार 1909 में हो गया था। आगे देखिएगा यहाँ पे इसको, आगे यहाँ पे देखिएगा कि आगे देखिएगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के नियुक्ति होने पर प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो होगा था सत्येंद्रनाथ सिन्हा। कौन तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा हो गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। कहने का मतलब है कि जो मॉडल मिंटो सुधार हुआ तो उसमें कार्यकारिणी परिषद है ना, सत्येंद्रनाथ सिन्हा को कार्यकारी परिषद के पहले सदस्य बनाया गया था। जो सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा गवर्नर बनाया गया था। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचना एकमात्र भारतीय थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। यानी सिविल सर्विस का जो परीक्षाएं की गई थी, दी गई थी, यही व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा, जो बिहार और उड़ीसा के पद पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता था। उसे प्रथम भारतीय एकमात्र थे। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, कांग्रेस के दो प्रमुख गुटों का नेता, एक उदारवादी नेता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए उदारवादी, यहाँ पे उदार मतलब होता है नरम, क्या होता है उदार मतलब नरम और उगार मतलब होता है गरम, यानी नरम दल और गरम दल। हम आप लोग को बतलाए थे कि 1905 के बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, तो 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल को अलग कर दिया गया था। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों को मिला लिया गया था। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि उदारवादी नेता और एक उगारवादी नेता, मतलब ई हो जाएगा नरम, ई हो जाएगा नरम, है ना, ई हो जाएगा नरम और ई हो जाएगा ई हो जाएगा गरम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गरम, है ना, ये जाएगा गर्म नेता। तो आगे देखिएगा इसको, तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि दादा भीमराव जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो नेता थे ये नरम नेता थे। कौन थे, नरम नेता, है ना। और इधर गरम नेता में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। याद रखने के लिए आप लोगों को बता देता है लाल, है ना, लाल बाल पाल, है ना। देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये सब गरमपंथी नेता थे। आगे देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक। आगे देखिएगा बाल गंगाधर शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध था। कौन, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अनुशासित का जनक किससे कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल, है ना, वैलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक को होगा था अशांति का जनक किसे कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल। बाल गंगाधर तिलक को
अशांति का जनक किसे कहा था? वैलेंटाइन सिरोल, है ना। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता हो गया था संग्राम के सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता सेनानी कौन? बाल गंगाधर तिलक को। आगे, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक के दौरान उग्रवादी विचारधारा क्या था? उग्रवादी विचारधारा क्या था? उग्रधारी वहां है आगे देखिए, सॉरी हो गया था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के हो गया था प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा में क्या हो गया था? क्या था? तो आगे देखिएगा, संवैधानिक संसाधनों को याचिकाओं स्थान पर आक्रमण के संसाधनों को स्वतंत्र प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। और कैसे बाल गंगाधर? देखिएगा, दिल्ली दरबार लगाया गया था। दिल्ली दरबार कब लगाया गया था? यानी दरबार, वर्ष और प्रवेश राय, यानी कहने का मतलब है किसके शासन काल में दिल्ली का दरबार का आयोजन किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार और तृतीय दिल्ली दरबार, यानी 1877 में, 1903 में, 1911 में। यही जो तृतीय दिल्ली दरबार था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल में जो हुआ था। इसी समय भारत की राजधानी कोलकाता से हटा करके हो गया था दिल्ली कर दिया गया था, जो बंगाल विभाजन को यहाँ पे ही रद्द किया गया था। तो हम लोग को याद रखना है, प्रथम दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, 1903 में और 1911 में। एक था लॉर्ड लिटन 1877 में, कब? कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। दूसरा दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जैसे कहने का याद नहीं है तो आप लोग देखिए, याद रखिएगा ये डेट को, तो आप लोगों को बेहतर से याद हो जाएगा। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन थे तो जाहिर सी बात है कि 1903 का बात आ रही है तो लॉर्ड कर्जन ही गवर्नर होंगे। 1911 में जो आप लोगों को बतलाए थे कि 1911 में आप लोगों को बतलाए थे कि यहाँ पे कि 1912 में कांग्रेस यानी लखनऊ सॉरी यानी 1911 में हुआ था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जाहिर सी बात है लॉर्ड हार्डिंग ही होंगे। तो पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में, दूसरा हो गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, तीसरा हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ये आज का वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। जैसे कि आप लोगों को वन लाइनर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया था सार संग्रह का, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हो गया था द्वैत शासन का जनक हो गया था लियोन कार्टिस, द्वैत शासन का जनक लियोन कार्टिस को, जबकि बंगाल में द्वैत शासन के जनक किसे माना जाता है? रॉड क्लाइव को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बंगाल में रॉड क्लाइव को माना जाता है। जैसे कि आप लोगों को हम ये वीडियो हो गया था वन लाइनर जो आप लोगों को देखा है, जो आज हम लोग 4 टॉपिक से पढ़े हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का होगा था 6 to 8 जो वन लाइनर थे। आज हम लोग 3 से 4 टॉपिक पढ़े, एक ये पढ़ लिए, एक क्या पढ़े हम लोग यहाँ देख लीजिए आप लोग शुरू से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ चुके हैं, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पढ़ चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये पढ़ लिए। और मुस्लिम लीग और मार्लिन मिंटो सुधार, ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग बढ़िया से वन लाइनर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन एवं रेल लीग। चलिए वीडियो को यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।